हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज हम लोग यहाँ पर जैसा कि हम लोग पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे, पॉलिटी में हम लोगों ने आर्टिकल 1 to 4 का अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग दूसरा भाग यानी भाग 1 का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। संघ और राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 का अध्ययन कर लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज भाग 2 का अध्ययन करना है। और भाग 2 क्या कहता है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में अध्ययन करना है। तो आज हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। 5 से 11 आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट दिए गए। तो डियर एस्पिरेंट, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत इजी वे में बहुत अच्छा सिनेरियो समझाया जाएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करूंगी कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो आपको पूरा सिनेरियो बिल्कुल समझ में आने वाला है, अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पेशेंस रखिएगा, पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा। और जो मैं चीज़ बोल दे रही हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप क्रम बाय क्रम लिखते जाएं और उसके बाद जब आपको जो भी चीज़ नोट करने वाली लगती है आप नोट करते जाएं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है, इसलिए नोट करते जाएं, बेहतर होगा। तो आज का टॉपिक है नागरिकता। तो हम लोग नागरिकता के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो हम लोग यहाँ नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है नागरिकता। आर्टिकल 1 to 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया, भाग 2। तो नागरिकता अगर नागरिकता यानी सिटीजनशिप, तो इसके बारे में इसका अर्थ क्यों है, इसे क्या लाभ है वर्तमान सिनेरियो में। जैसे एनआरसी है, सीए, ये मुद्दे उठे, ये नागरिकता से संबंधित मुद्दे थे। तो ये किस वे से उठाए गए, किस आर्टिकल के तहत उठे ये मुद्दे, तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं नागरिकता के बारे में। तो नागरिक जैसे ही वर्ड मैं नागरिक नाम लेती हूँ तो आपके मन में आना चाहिए कि नागरिक भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं। भारत में 2 तरह के हैं। मूलतः भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। 2 तरह के कौन कौन से? या तो नागरिक रहेंगे, यानी नागरिक यानी जो देश का होगा, और या फिर विदेशी। 2 ही तरह के लोग रहते हैं भारत में, यानी 2 तरह के लोग रहते हैं और उनमें से एक होगा नागरिक और दूसरा होगा विदेशी। तो नागरिक जो होता है, नागरिक को राज्य के जो नागरिक होते हैं वो राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। इनको सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी भारत की सीमा के जो नागरिक हैं वो नागरिकों को मतदान करने का अधिकार, सारे अधिकार इवन सारे राइट्स प्राप्त होते हैं। जो विदेशी हैं, विदेशी भी यानी कि जो नागरिक है इनको सिविल, राजनीतिक सभी तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जो विदेशी हैं वो किसी देश, अन्य देश के नागरिक होते हैं। विदेशी यानी विदेश में रहने वाला, तो ये किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं। तो इन्हें जो नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशी भी 2 तरह के होते हैं। विदेशी 2 तरह के कौन कौन से? अगर कहा जाए, विदेशी मित्र भी होते हैं, विदेशी शत्रु। अगर विदेशी भी 2 तरह के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। आप नोट कर लें। और विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र क्या होते हैं? विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ जो है सकारात्मक संबंध होते हैं, यानी अच्छे संबंध होते हैं। मित्र राष्ट्र होते हैं, जैसे कि अगर भारत किसी के साथ ज़्यादा आयात निर्यात कर रहा है या अच्छे संबंध है जिस भी देश के साथ, वो जो उस देश के अगर नागरिक हैं उनको ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी वो विदेशी मित्र कहलाते हैं। और जो विदेशी शत्रु क्या होते हैं? विदेशी शत्रु वो व्यक्ति होते हैं जिनके साथ जो भारत के लड़ाई झगड़े या भारत के साथ जो है उनके संबंध अच्छे नहीं होते। जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं होते हैं या फिर उन देशों के साथ जैसे युद्ध चल रहा हो, तो वो जो होते हैं वहाँ के नागरिकों को विदेशी शत्रु कहा जाता है। यानी इनको विदेशी शत्रु को अपेक्षाकृत कम राइट्स दिए जाते हैं विदेशी मित्र के जो मेंबर होते हैं, विदेशी मित्र के जो सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। तो ये तो आप समझ गए कि विदेशी मित्र क्या होते हैं और विदेशी शत्रु क्या होते हैं। विदेशी मित्र को ज़्यादा अधिकार प्राप्त किए जाते हैं अपेक्षाकृत विदेशी शत्रु से। विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके भारत के साथ युद्ध चल रहा हो या भारत के साथ जिनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, उस देश के नागरिक विदेशी शत्रु के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा जो नागरिक हैं,
ये तो हुआ विदेशी शत्रु और मित्र के बारे में। तो जो नागरिक हैं उनको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे जो हमारे देश के नागरिक हैं, यानी नागरिक जो हैं, तो हम लोग नागरिकों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में आर्टिकल यानी मूल अधिकार भाग 3 में हम लोग नागरिकों के बारे में क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करेंगे हैं डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि जो नागरिक हैं वो नागरिकों को कौन कौन से जैसे अधिकार दिए जाते हैं। तो जैसे आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 15 क्या होता है? आर्टिकल 15 होता है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किनसे? जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं उनमें धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। भारत के नागरिक जो आपस में, ये तो आर्टिकल 15 कहता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 15 आपने देखा कि किसी भी आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जैसे कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की विषय की समता, यानी लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार आर्टिकल 16 कहता है। जैसे आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कौन कौन सी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाद विचरण की स्वतंत्रता, शांति और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। किन को दी गई हैं? तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको दी गई हैं। तो ये तो हुआ आर्टिकल 19 हुआ। जैसे जैसे आर्टिकल 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और ये सारे आर्टिकल किसको दिए गए हैं? यानी ये भारत में रहने वाले लोगों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उन्हें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, सभी लोगों को समान सिविल सहायता प्राप्त होगी, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये तो भारत के नागरिकों के अधिकार हैं, जिन्हें हम मूल अधिकारों में क्रमबद्ध रूप से बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिकों को लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा हो गया। जैसे ये जो भारत के नागरिक हैं इन्हें लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य लोकसभा, राज्य विधानसभा जो चुनाव है, राज्य विधानसभा लोकसभा में के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा। संसद हो गया, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा। जैसे सार्वजनिक पद हो गए, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। इनकी सारे जो कैपेसिटी है, यानी सबकी योग्यता रखता है भारत का नागरिक। सब कुछ बनने की योग्यता रखता है कौन? भारत का नागरिक। यानी बड़े से बड़ा पद पाने की जो योग्यता रखता है वो भारत का नागरिक होता है। तो ये देखें, जितने ये अधिकार थे, इन अधिकारों के साथ जो है ये तो अधिकार मिल जाते हैं, यानी मूल अधिकार। जैसे आप पढ़ेंगे तो मूल अधिकारों में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को। तो ये कुछ अधिकार होते हैं। भारत का नागरिक है अगर व्यक्ति, अगर भारत का नागरिक हो तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जिनको हम मूल कर्तव्यों में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मूल कर्तव्य, जैसे अगर भारत का नागरिक है तो उसका उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, देश की रक्षा करे और वो टैक्स चुकाए। जैसे कि कर भुगतान है तो वो कर भुगतान करता हो। तो ये क्या है? ये एक भारतीय नागरिक होने के लक्षण हैं कि उनको अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, अधिकार क्या क्या हैं, और उस व्यक्ति के, उस भारतीय नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो आप मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं अब आगे अध्ययन करते जाएंगे, उनमें हम लोग क्रमबद्ध देखते जाएंगे। तो जो भारत में नागरिक हैं, ये भारत का नागरिक, ये तो हुए अधिकार और कर्तव्य। ये जो भारत का नागरिक है ये तो ये जन्म से हुआ होगा, यानी भारत में जो नागरिक है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से, जो भारत का नागरिक है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। आप समझ सकते हैं कि जो भारत का नागरिक है वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से
भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। लेकिन यही चीज अमेरिका में केवल जो जन्म से ही जो अमेरिका में है जो केवल जन्म से नागरिक होगा, यानी जन्म की नागरिकता, तो अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ क्या है, जन्म से और प्राकृतिक रूप से ही राष्ट्रपति, जन्म से और प्राकृतिक रूप से दोनों तरह से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। अब हम लोग, ये तो थी कि क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, कुछ शॉर्ट में। तो अब हम लोग जो 5 से 11 नागरिकता में क्या क्या उपबंध किए गए हैं, क्या क्या संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, यानी आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है, संवैधानिक उपबंध क्या क्या किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। 5 से 11 आर्टिकल भाग 2 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो 5 से 11 तक में नागरिकता बताई गई है वो जो स्थायी अगर 5 से 11 तक की नागरिकता की बात की जाए तो जो इसमें इस आर्टिकल में 5 से 11 तक की आर्टिकल में जो लिखा गया है वो एक तरह से स्थायी उपबंध नहीं है, यानी वो चिरस्थायी तक की, यानी ये हमेशा बने रहेंगे, ये इसके बारे में नहीं है। ये 5 से 11 तक में जो संविधान के 5 से 11 तक में ये जो नागरिकता के बारे में उपबंध लिखे गए हैं, ये सिर्फ उन लोगों को पहचान कराता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। यानी आप सोचोगे कि हमारे आर्टिकल यानी संविधान में जो 5 से 11 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, उनमें किन बातों का वर्णन किया गया है, तो 5 से 11 जो नागरिकता बताई गई है वो सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। यानी उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 को किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया, किन्हें नहीं माना गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों को ही रिप्रेजेंट करता है 5 से 11 की नागरिकता। लेकिन ये जो अगर 5 से 11 तक में जो चर्चा की गई है वो ये तो 26 जनवरी 1950 को कौन से व्यक्ति नागरिक बने, यानी किनको भारत के नागरिक की सदस्यता दी गई, किनको नहीं दी गई, जो भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान भारत का डिवीजन होने से पहले कौन से लोग कहाँ जन्म हुआ और किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये तो 5 से 11 आर्टिकल सिर्फ 26 जनवरी 1950 को भारत के कौन कौन लोग नागरिक बने उसके बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है। तो आप सोचोगे कि कोई व्यक्ति अभी जन्म ले रहा है या अभी भारत के बाहर ले रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उसको नागरिकता मिलने के लिए संसद को ये राइट्स दिया गया है, संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों की जो व्यवस्था करे, कानून बनाए। यानी यहाँ पर संसद को राइट्स दिया गया है, संसद को ही। आपने देखा था आर्टिकल भाग 1 में भी किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन करना था वो संसद के पास राइट होता है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। वैसे यहाँ नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये भी संसद के पास है, नागरिकता के पास। तो संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करे, कानून बनाए। इसलिए तो अगर कानून बनाए, संसद के पास ये राइट्स है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए, तो संसद ने नागरिकता कानून अधिनियम यानी नागरिकता अधिनियम 1955, इसलिए इस प्रोस्पेक्टिव में नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही जो भारत में नागरिकता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है या नागरिकता से वंचित हो सकता है, बाहर हो सकता है, यानी नागरिकता अर्जित कर सकता है या त्याग सकता है। तो ये किसके कौन से फंडामेंटल यानी कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखित जो प्रावधान है इसमें 1955 में कई बार संशोधन भी किया गया है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें ये पढ़ना है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ही जो जैसे जन्म के आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं या वंश के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से, ये सब किसमें उल्लिखित है, ये सब नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित है। ये हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान में 5 से 11 आर्टिकल दिए गए हैं और उन 5 से 11 आर्टिकलों में किन किन बातों को लिखित किया गया है हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो संसद को ये राइट्स मिला कि नागरिकता से संबंधित कानून और व्यवस्था संसद बनाएगी, यानी संसद के पास ये राइट्स हैं, उस राइट्स के तहत जो संसद है, संसद ने कानून बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, उसके तहत जो भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता बनाई जा सकती, ली जा सकती, अभी हम लोग उसके बारे में अध्ययन करें। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आर्टिकल 5 के बारे में अध्ययन करना।
क्या कहता है आर्टिकल 5? यानी पहला आर्टिकल नागरिकता के संबंध में भाग 2 में, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक की 5 से 11 तक में, तो 5 से 11 तक में आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 जो है, हमने बताया कि जो 5 से 11 नागरिकता है वो 26 जनवरी 1950 एक डेट है, 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन, यानी जो आर्टिकल 5 से 11 में इन्हीं बातों का वर्णन है कि 26 जनवरी 1950 को किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया और किन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 में क्या उल्लिखित है कि वो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी होगा, यानी किसे भारत का नागरिक माना गया है। तो अगर व्यक्ति भारत का मूल निवासी है, अगर आर्टिकल 5 के हैं, तो आर्टिकल 5 आप ये देखें, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है कि व्यक्ति जो है अगर वो भारत का मूल निवासी है, अगर आर्टिकल 5 क्या कहता है कि व्यक्ति जो है अगर वो भारत का मूल निवासी है, मूल निवासी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार मतलब 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने, और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो वो उन 4 श्रेणियों में आर्टिकल 5 है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये 4 श्रेणियां, इन 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो पहला है आर्टिकल 5 के अंतर्गत कौन से नागरिक बनाए गए? तो एक व्यक्ति जो भारत में मूल निवासी, उसका जो मूल निवासी यानी भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 5 क्या कहता है? व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो, मूल निवासी हो, जो भारत में रह रहा हो, भारत का मूल निवासी हो, वो कम से कम भारत का जो मूल निवासी है वो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 3 में से कोई एक शर्त, यानी 3 शर्तें कौन कौन सी? 3 शर्तें थीं। 3 शर्तें क्या क्या थीं आर्टिकल 5 के अनुसार? तो आप देखेंगे आर्टिकल 5 के अनुसार 3 शर्तें क्या क्या थी। अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था, उसके पास 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए। तो अगर व्यक्ति भारत का मूल निवासी है, 3 में से कौन कौन सी एक शर्त? तो एक शर्त है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, ये फुलफिल करता हो कि वर्तमान समय में, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय तो वो भारत का मूल निवासी है। अगर भारत का मूल निवासी है तो 3 में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, तभी वो भारत का नागरिक बना, भारत की नागरिकता उसे मिली कि जन्म के समय, यानी यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक, आप स्टिक फिगर ऐसे ही बनाकर याद कर सकते हैं। तो यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, या फिर संविधान लागू हुआ 1950 में, तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यानी 1945 से क्या हो, भारत में रह रहा हो। इस आधार पर वो भारत का नागरिक बना। यानी जो 26 जनवरी 1950 संविधान निर्माण के बाद जो 26 जनवरी 1950 के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने, जिनमें से आर्टिकल 5 क्या कहता है, यानी 4 श्रेणियां कौन कौन सी? आर्टिकल 5, 6, 7 और 8। तो उनमें से आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि एक व्यक्ति जो अगर भारत का एक मूल निवासी व्यक्ति था, उसने दिखाया, यानी उसको अगर भारत का मूल निवासी है उसके बाद 3 शर्तों में से एक शर्त फुलफिल करना चाहिए। तो 3 शर्त क्या थी? या तो खुद का जन्म, यानी उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो, 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी 1945 से अगर वो भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। किसके अनुसार? आर्टिकल 5 के अनुसार। तो आप यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 5 क्या लिखित है? संविधान की प्रारंभ की तारीख यानी 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है या मूल निवास है। तो कौन कौन सा? उसका जन्म भारत में, 3 कंडीशन थी, उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और यहाँ पर एवं लगा है। यहाँ पर अगर आप लक्ष्मीकांत बुक देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर यहाँ पे, या फिर उसने वो 5 वर्षों तक निवास कर रहा हो, 5 वर्ष पूर्व तक की,
5 वर्ष संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व तक की निवास किया हो तो वो भारत का नागरिक बना था, यानी आर्टिकल 5 के अनुसार वो भारत का नागरिक कहलाया। फिर उसके बाद आर्टिकल 6 क्या कहता है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 6। पहले हम लोग समझ लेते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आया हो कोई व्यक्ति, ये तो था। आर्टिकल 5 क्या कह रहा था, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, उसकी नागरिकता बता दी कि भारत में मूल निवास भारत में हो तो वो 3 शर्तों के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता था। अगर उसका जन्म भारत में हुआ या फिर उसके माता पिता का जन्म में से किसी एक का जन्म भारत में हो गया हो या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। ये तो आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। आर्टिकल 6 कहता है कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान से भारत आया हो तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो और यदि अगर पाकिस्तान से भारत आया है तो यदि उसके माता पिता दादी दादा कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी कि कह सकते हैं कि अगर भारत का विभाजन होने से पहले यानी 1947 से पहले अगर उसके माता पिता या दादी दादा जो हैं उस अविभाजित भारत यानी जो विभाजित भारत के पहले अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 6 क्या उल्लेखित करता है, कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके माता पिता या दादी दादा जो हैं वो जो अविभाजित भारत के नागरिक रहे हों, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, आर्टिकल 6 कहता है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो तो और जो अगर पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसके जो माता पिता या दादी दादा जो हैं वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या फिर मतलब कि वो अगर उसके माता पिता या दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और कोई एक शर्त पूरी करते हो। एक शर्त क्या है, आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे यहाँ पर 5 से 11 आर्टिकल में अगर आप अच्छे पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पर क्या है आपको कि डेट मेंशन करेगा कि आर्टिकल 6 में इस डेट से पहले क्या हुआ था, इस डेट के बाद क्या हुआ था। तो मैं वही उल्लिखित करने जा रही हूँ कि आर्टिकल 6 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। पहला आर्टिकल 5 कह रहा था कि यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता कैसे प्राप्त हुई, और आर्टिकल 6 कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसे कैसे नागरिकता मिली। तो आर्टिकल 6 कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसके माता पिता या दादी दादा में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो उस व्यक्ति की नागरिकता यानी उसको 2 शर्तों के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। 2 में से कौन सी एक शर्त, यानी 2 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए वो व्यक्ति, तो तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब वो 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। यानी एक तो है कि वो उसके माता पिता या दादी दादा जो हैं वो अविभाजित भारत में पैदा हुए और 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 2 में से कोई एक, 2 कौन सी शर्तें हैं कि यदि वह 19 जुलाई 1948 तो पहली शर्त ये है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले 1948 से पहले आया हो, यानी पहले स्थानांतरित किया हो, और उसने क्या किया हो कि अपनी प्रवसन की तिथि से 19 जुलाई 1948 को वो 1900 अगर व्यक्ति तभी भारत का नागरिक बन सकता है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो, और जब से भारत में आया हो 19 जुलाई 1948 में जब भारत आया हो तब से वो भारत में ही रह रहा हो। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो, यानी पाकिस्तान से भारत आने के लिए नागरिकता का
प्रावधान कहता है आर्टिकल 6, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के लिए उसके माता पिता या दादा में से कोई उस अविभाजित भारत में पैदा हुए होने चाहिए और निम्नलिखित में से कम कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए। तो 2 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए। तो उनमें से पहली शर्त है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो, तो वो तब से अब तक यानी कि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो और अब जब से आया हो तब से भारत में ही रह रहा हो। यानी 19 जुलाई 1948 को अगर पाकिस्तान से भारत आ गया तो तब से जब तक उसको नागरिकता लेनी है जहाँ पे भी, तो वो तब से अब तक वहीं पर रह रहा हो 19 जुलाई 1948 तक। यानी जब से उसने प्रवासान कर लिया हो भारत में, तब से वो भारत में ही निवास कर रहा हो, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद को या फिर उसके बाद भारत में आया हो, भारत में प्रवेश किया हो, तो वो जो भारत का नागरिक अगर वो रजिस्टर करना चाहता है कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ और आया है 19 जुलाई 1948 के बाद या फिर 19 जुलाई 1948 को या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो सेंटर जो भारत के नागरिक बनने के लिए वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 6 महीने तक उसे भारत में निवास करना आवश्यक है। यानी आर्टिकल 6 के बारे में 2 कंडीशन हुई। 2 कंडीशन, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, तो जब से आया हो तब से भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 को या फिर उसके बाद अगर भारत में आया है तो उसे भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु क्या होगा, पंजीकृत होने के लिए मतलब 6 महीने तक की भारत में निवास करना आवश्यक है। जब पंजीकृत रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसे भारत में 6 महीने तक निवास आवश्यक है, तब वो भारत का नागरिक हो जाएगा। कौन? जो पाकिस्तान से भारत आया है नागरिक। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 6। अब हम लोग 6 के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 6 यहाँ पर उल्लिखित है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख यानी 26 जनवरी 1950, संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक, संविधान के प्रारंभ की तारीख से देश का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह और उसके माता पिता में से कोई जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आने वाला तभी भारत का नागरिक बन सकता है कि यदि उसके माता पिता या दादी दादा में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और यहाँ पर क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत चला आया हो, 19 जुलाई 1948। तो मैंने आपको पूरी कंडीशन यहाँ पे पूरी मेंशन नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल 6 सिर्फ शॉर्ट में दिया गया है। और अगर आप इसे डिटेल में मैंने बता दिया कि आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, तो आपको जो नोट्स बनाने, जो मैं लिख रही हूँ, आप उसके थ्रू जाएं, नोट्स बनाएं या फिर की पॉइंट जो भी नोट करें, वो तो जो मैं लिख रही हूँ आप उसके थ्रू नोट्स बनाएं। आर्टिकल 6 उनमें जो ये प्रिंट जो आपके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ संक्षेप में है कि आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 6 क्या है। मैं जो बता रही हूँ वो आपको पूरी तरह से डिटेल, आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं आपको बाकायदा बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि आर्टिकल 6 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। तो के लिए पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि उसके माता पिता या दादी दादा में से कोई भारत में पैदा हुए हों, और फिर पैदा तो हुए हों लेकिन निम्नलिखित में से 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो वो व्यक्ति कि 19 जुलाई 1948 से अगर पहले भारत में आ गया हो तो तब से लेकर जब तक नागरिकता पाने तक वो भारत में रह रहा हो। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद रह रहा हो तो वो जब पंजीकृत करा रहा है यानी नागरिकता लेनी है उसको, तो 6 माह तक भारत में रहना उसको आवश्यक है। ये आर्टिकल 6। क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्ति जो 19 जुलाई या फिर यहाँ पे 19 जुलाई की जगह आपसे कहते हैं 1 जुलाई 2 जुलाई डेट मेंशन करने के लिए या फिर चेंजमेंट करने के लिए बोल देगा कि 1 जुलाई 1948 को व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया है तो आर्टिकल 6 के अनुसार क्या उसे नागरिकता यानी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद कथन 2 दे रहा है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर भारत में आया हो या फिर भारत में आया हो तो क्या उसे नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऐसे डेट चेंज करके दे दी जाती है, यानी यहाँ पर 19 जुलाई 1948
आर्टिकल 6 के लिए यही है। एक मेन डेट 19 जुलाई 1948, एक कंडीशन कह रही है उसके पहले की बात कि 19 जुलाई 1948 तक, यानी उसके पहले भारत में आ जाना चाहिए। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो उस और भारत की नागरिकता लेने तक की वहीं पर निवास कर रहा हो। और दूसरी बात ये कहती है कि 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आया है भारत में तो 6 माह तक, रजिस्ट्रेशन कराने के 6 महीने तक उसको भारत में रहना आवश्यक है। तो ये तो हो गई आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7, तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि व्यक्ति, आर्टिकल 7 क्या कहेगा, व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, ठीक है। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, यानी आपने अभी तक की डेट ज़्यादा कहीं नहीं देखी, बस ये देखा कि जो संविधान में 5 से 11 आर्टिकल बताया गया वो सिर्फ 26 जनवरी 1950 को किन्हें भारत का नागरिक माना गया, सिर्फ उन्हीं को डिफाइन करता है आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल 5 से 11 में फिर आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, जो व्यक्ति जो है अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो और फिर भारत में पुनर्वास के लिए आया हो, यानी आर्टिकल 7 क्या कह रहे हैं, आपकी जटिलता देखें आप कि यहाँ पर नागरिकता के लिए कैसे कैसे जटिलता बढ़ रही है। आर्टिकल 6 कह रहा था सिर्फ कि भारत में मूल निवास हो तब उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 ने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान से भारत आ रहा है व्यक्ति तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। फिर आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 कह रहा है कि व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर भारत में आ गया हो। यानी आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च, यानी मोटा मोटा अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, यदि व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो तो उसकी नागरिकता बताता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है, 1 मार्च 1947 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो, यानी एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो, लेकिन फिर क्या हो, फिर वो भारत लौट आया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है जब वो जो रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन के 6 महीने तक की उसे रहना अनिवार्य होगा, यानी जब तक वो प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन देता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसे 6 महीने तक की रहना होगा भारत में, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपने देखा आर्टिकल 7 क्या कह रहा है। आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और लेकिन फिर बाद में क्या हो, भारत में फिर लौट आया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण जो है प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने तक की रहना होगा भारत में। यानी जब से वो जो आर्टिकल 6 कह रहा था कि पंजीकृत होने के लिए कम से कम 6 महीने तक की भारत में निवास करना आवश्यक है, वैसे ही आर्टिकल 7 कह रहा है कि जब भी वो पंजीकृत करे कि यानी भारत की नागरिकता ले रहा है तो उसे 6 महीने तक भारत में रहना आवश्यक होगा। ये आर्टिकल 7 भी कहता है। यहाँ पर डेट केवल मेंशन है 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो फिर पाकिस्तान से भारत आ गया हो लौटकर। ये है आर्टिकल 7। अब आप लोग देख लें आर्टिकल 7 यहाँ पर क्या दिया गया है। आर्टिकल 7 के बारे में कि भारत से पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी है, मैंने आपको डिफाइन कर दी कि आर्टिकल 7 क्या कहता है कि व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर भारत वापस आ गया हो, लौट आया हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन और उसे जो है पंजीकरण के समय जो है पंजीकरण यानी प्रार्थना पत्र देने के बाद 6 महीने तक की भारत में निवास करना आवश्यक है। आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादी दादा जो भारत के डिवीज़न से पहले जो व्यक्ति जो है उसके माता पिता या दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो, वो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो। यानी आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि उसके माता पिता या दादी दादा
दादी दादा जो हों अविभाजित भारत में रहें, यानी कि 1947 पहले हमारा भारत डिवाइड नहीं था, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि माता पिता या दादी दादा जो हैं वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन जो व्यक्ति है वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसे जो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कराना है तो उसे क्या करना होगा कि जहाँ पे भी वो बाहर रह रहा होगा वहाँ पर भारतीय मूल के जो भारतीय मतलब भारतीय प्रतिनिधि होंगे, पार्षदी जो प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यानी जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है पंजीकरण के लिए, तो वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन करा के वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो जिसके माता पिता या दादी दादा जो है अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह व्यक्ति जो है भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में क्या किया हो कि रजिस्ट्रेशन कराए, और जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए जो भारतीय नागरिकता, जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं के लिए जो बनाई गई होती है नागरिकता लेने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराए और तब वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये आर्टिकल 8 कहता है। तो आप देख पाएंगे आर्टिकल 8 क्या कह रहा है। आर्टिकल 8 भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता हो तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है, मैंने आपको बता दिया कि यदि वो भारत के बाहर रह रहा है तो भारत के बाहर रहने के लिए हर जगह पे भारतीय मूल का जो पंजीकरण कराने के लिए, यानी भारत के नागरिक कहाँ पंजीकरण कराएंगे, तो जहाँ पे भी रह रहा है तो वो भारत के बाहर भी रह रहा है तो वहाँ पर क्या हो, भारत के नागरिक के रूप में वो पंजीकरण वहाँ करा दे और पंजीकरण करा दे, रजिस्ट्रेशन करा दे, उस वे से वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता हो। शर्त ये है कि उसके माता पिता या दादी दादा जो है अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं, इस बेस पर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो वो होता है आर्टिकल 8। यहाँ पर मैं साफ साफ कुछ की पॉइंट, यानी आपने जो देखा, आपने क्या देखा, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल 5 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता हो तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिली, यानी 3 में से एक शर्त जो 3 में से एक शर्त वो फुलफिल करता हो कि वो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो। 3 में से कौन सी 3 में से एक शर्त कोई पूरी करता हो कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हों, या फिर कम से कम 5 साल के लिए भारत के सामान्य नागरिक रहें और तुरंत इस प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद भारत का नागरिक बन सकता है। ये क्या कहता था आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 को मैंने बाकायदा आपको समझा दिया। फिर आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो तो यदि उसके माता पिता या दादी दादा, अगर यहाँ पे क्या कहेंगे, कुछ व्यक्ति जो कुछ भारतीयों को नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भारत में नागरिकता के तहत शामिल करना, संविधान में नागरिकता। तो मैंने बताया आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 के पास 2 कंडीशन थी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसके माता पिता या दादी दादा जो हैं अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्नलिखित में से 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 19 जुलाई 1948, यानी आर्टिकल 6 के लिए आपको एक डेट याद रखनी है, 19 जुलाई 1948, नोट डाउन कर लें आप। 19 जुलाई 1948 के पूर्व कोई पाकिस्तान से भारत आया हो तो वो जब से आया हो तब से भारत में ही निवास कर रहा हो, यानी प्रवसन की तिथि से भारत में निवास कर रहा हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर 1948 के बाद आया हो तो उसने रजिस्ट्रेशन करा दे और रजिस्ट्रेशन कराने के 6 महीने तक कि वो भारत में निवास करना उसका आवश्यक है, तो उस बेसिस पे वो भारत की नागरिकता ले सकता था। आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 में एक डेट मेंशन है। आर्टिकल 7 में कौन सी डेट मेंशन है। आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 डेट मेंशन है कि 1 मार्च 1947 के बाद आप ध्यान करें पॉइंट कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर भारत में आ गया हो तो वो एक महज एक मतलब रजिस्ट्रेशन करा के, और जब रजिस्ट्रेशन कराए तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 महीने तक ही उसे भारत में रहना होगा और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी आर्टिकल 7 के तहत। आर्टिकल 8 क्या कहता है। कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादी दादा में से अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो तो जब भी उसे भारत की नागरिकता लेनी है तो ये आधार दिखा करके कि उसके माता पिता या दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, इस बेस पे वो भारत की नागरिकता ले सकता है।
रजिस्ट्रेशन करा के आर्टिकल 8 के तहत। ये 4 पॉइंट थे। इन 4 श्रेणियों के आधार पर लोग भारत के नागरिक बने, यानी 26 जनवरी 1950 को किन्हें भारत का नागरिक माना गया। ये 4 आधार बनाए गए और इन 4 आधार पर यानी आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 5 और आर्टिकल 5, तो 5, 6, 7, 8 ये आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को किन्हें भारत का नागरिक माना गया उन्हें डिफाइन करता है, उनके बारे में बताता है कि इन इन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिली, इस बेसिस पे मिली। तो और आपको याद करने का इजी तरीका यही है कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और 8। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इजी वे में ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि भारत का मूल्य, यानी आप देखेंगे कि कैसे कैसे जटिलता बढ़ रही है। तो एक एक पॉइंट में मतलब एक एक लाइन में याद करने के लिए आप कह सकते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। यानी अगर आप देखें तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की निवास करने वाले निवासियों की नागरिकता का नियम किस में दिया गया है, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या किया गया है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, यानी एक जटिल स्टेज और बढ़ा दी गई। पहले में क्या था कि व्यक्ति खाली भारत में रह रहा, आर्टिकल 5 हो गया कि भारत में रह रहा तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, अगर पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको नागरिकता कैसे मिली, यानी भारत से आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के नियम। पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान करने का नियम किसमें है, आर्टिकल 6 में हुआ। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर से भारत आया हो तो उसकी नागरिकता किसमें है, आर्टिकल 7 में दी गई है। और आर्टिकल 8 में क्या है, आर्टिकल 8 में कि व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, आर्टिकल 8 कहता है। आप समझ गए आई थिंक कि आर्टिकल 5 कहता है जो भारत में रह रहा हो, यानी देखना स्टेज कैसे बढ़ रही है। आर्टिकल 5 कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है उसको नागरिकता कैसे मिले, आर्टिकल 5। फिर एक 2 स्टेज बढ़ा दी गई, समझ लीजिए कि पाकिस्तान से भारत आया हो, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। फिर 7 क्या कह रहा है, पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान गया हो फिर भारत आया हो, यानी 3 नाम हो गए, भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत आया हो, तो यहाँ पे एक स्टेज और बढ़ गया, आर्टिकल 7 हो गया। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है कि वो भारत के बाहर ही रह रहा हो, यानी भारत पाकिस्तान तो नाम छूट ही गया, यहाँ पे भारत के बाहर किसी भी देश में रह रहा हो और जटिलता बढ़ गई, तो भारत के बाहर कहीं भी रह रहा हो तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, आर्टिकल 8 कहता है। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने इतने डिटेल में आपको बता दिया। डेट मेंशन कर दी कि आपको डेट किस में याद रखनी है, आर्टिकल 5 में, आर्टिकल जो 5 में उसमें कोई डेट नहीं रखनी है, यानी भारतीय मूल का जो निवास करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए नागरिकता, यानी उसके वो 3 में से एक शर्त पूरी करता हो, यदि उसका जन्म भारत में हुआ या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का हुआ हो या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो, ये आर्टिकल 5 कह देता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि आर्टिकल 6 में एक डेट आपको याद रखनी, 19 जुलाई 1948, बस। तो उसमें से कोई एक शर्त पूरी करता हो, यानी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके माता पिता या दादी दादा जो है वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तब वो भारत की नागरिकता ले सकता है, 2 शर्तों में से किसी एक को पूरी करके। तो 2 शर्तों में से कोई एक शर्त क्या है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गया हो, वो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो जब से आया हो तब से भारत में ही रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो वो रजिस्ट्रेशन जब कराए तो वो 6 महीने तक भारत में निवास करना उसका आवश्यक है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है, ये आर्टिकल 6 कह देता है। आर्टिकल 7 में एक डेट मेंशन की गई, 1 मार्च 1947, यानी आर्टिकल 6 में 19 जुलाई 1948 डेट दी गई है, आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 डेट दी गई है। 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर भारत वापस लौट आया हो, जब भी रजिस्ट्रेशन उसने कराया हो तो उसके लिए 6 महीने तक ही वो भारत में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, यानी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रार्थना पत्र दिया हो, प्रार्थना पत्र देने के बाद 6 महीने तक उसका भारत में रहना आवश्यक है, आर्टिकल 7 हो जाता है। आर्टिकल 8 में कोई डेट नहीं, यानी आर्टिकल 6 में 19 जुलाई 1948, आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947, बस। आई होप आपको 5, 6, 7, 8 आर्टिकल समझ में आ गए। अब हमें 9, 10, 11 इन्हें आर्टिकल डिस्कस करने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ओके, आर्टिकल 8 तक की हो गया। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो हम लोग आर्टिकल 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक, यानी आर्टिकल 8 तक की तो देखा कैसे कैसे स्वीकार किया गया व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यहाँ पर नहीं की बात बताई गई कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर कहा गया कि कैसे नागरिकता जाएगी, यहाँ पर है 1 से 8 मतलब 5 से 8 तक में नागरिकता कैसे मिलेगी तो उनके बारे में डिस्कस है। फिर 9 से 11 यहाँ पर कैसे नागरिकता जा सकती है, यानी 9, 10 में फिलहाल। तो 9 में क्या बताया गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा
आप नोट कर लें, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, नागरिक नहीं होगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो या फिर नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। यानी आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 9 कहता है। यानी स्वेच्छा से अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, ये आर्टिकल 9 कहता है। फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है तो उसे संसद में क्या होगा, किसी जो विधान का निर्माण करने के लिए कर सकता है। यानी आर्टिकल 10 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं, इसे निर्धारित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास है। यानी आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कि नहीं, भारत का नागरिक है अथवा नहीं, ये कौन डिफाइन करेगा, ये संसद डिफाइन करती है। संसद को निर्धारित करने का अधिकार है किसके पास, संसद के पास कोई ये राइट दिया गया है क्योंकि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं, ये पहचान ये संसद के पास ही अधिकार दिया गया है कि जो आर्टिकल 10 के तहत ये बताया गया कि कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है या नहीं समझा जाए कि नहीं, ये जो अधिकार है इसे निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, संसद के पास, ये आर्टिकल 10 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11, तो आर्टिकल 11 में जो नागरिकता के नियमों को लागू करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। यानी नागरिकता के नियमों को लागू करने का अधिकार, यानी अगर जो देखोगे अगर कि आर्टिकल 11 क्या दिया गया, तो संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता के को अर्जन और जो समाप्ति है और जो नागरिकता से संबंधित किसी भी विषय में जो कानून बनाना है वो काम कौन कर रहा है, वो आर्टिकल 11 कह रहा है। जैसे एनआरसी लाया गया, सीएए लाया गया, संसद की तरफ से पास कर दिया गया, किसी की मंजूरी चाहिए थी तो यहाँ पे नहीं, तो यानी एनआरसी और सीएए जो लाया गया वो संसद को ये राइट था कि वो कानून बना सकती है, नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती, ला सकती है, या फिर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ये राइट्स किसके पास है, ये राइट्स संसद के पास है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। तो आपने देखा कि जैसे कि किसी एक जो कम्युनिटी थी यानी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं माना गया था जबकि 6 अन्य कम्युनिटी को माना गया, तो आप एनआरसी और सीए जो आपने बहुत करंट का टॉपिक रहा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नागरिकता है, नागरिकता के बारे में यानी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने और जो भी नागरिकता से संबंधित यानी नागरिकता देने और नागरिकता समाप्त करने के जो भी अधिकार हैं, जो भी राइट्स हैं वो संसद के पास हैं, ये आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता के नियमों को लागू करने का अधिकार अगर कहा जाए तो वो संसद के पास है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अथवा नहीं इसे निर्धारित करेगा वो संसद के पास, वो भी राइट्स है संसद के पास है। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ये जो है ये राइट्स किसके पास है, ये संसद के पास है इस तरह के कानून बनाने का। और आर्टिकल 11 क्या कह रहा है, आर्टिकल 11 कह रहा है कि नागरिकता के नियमों को लागू करने की नागरिकता को अर्जित करने या समाप्त करने या नागरिकता संबंधी कोई भी कानून या विषय या विधि जो भी बनाना है वो सब राइट्स किसके पास हैं, वो आर्टिकल 11 के तहत संसद के पास है। तो ये तो है आर्टिकल 11। ठीक है, आपने देखा 9, 10, 11, तो मैं दिखा दूँ 9, 10, 11, तो 9, 10, 11 में क्या है, 9, 10, 11, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है, ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी आर्टिकल 10 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं, इसे निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास होता है, तो नागरिकता बनी रहेगी कि नहीं ये अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास अधिकार है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने, नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने यानी नागरिकता के नियमों को लागू करने का अधिकार किसके पास है, वो संसद के पास है, आर्टिकल 11 कहता है।
तो आई होप आपने ये 5 से 11 आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझा, इनके बारे में अध्ययन किया। तो आपने देखा कि आर्टिकल 5 से 11 जो है वो वहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि, यानी यहाँ पे आर्टिकल 5 से 11 में क्या बताया गया कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो किन व्यक्तियों को नागरिकता मिली, किनकी नागरिकता गई, यानी किन्हें नागरिक नहीं माना गया भारत का, किन्हें नागरिक माना गया। ये तो आर्टिकल 5 से 11 यही डिफाइन करता है। लेकिन जो 5 से 11 जिनमें से 5 से 8 जो है नागरिकता देने के बारे में था, और 9 जो है वो नागरिकता 9, 10, 11 जो है नागरिकता जाने के बारे में। तो इनमें से जो आर्टिकल 11 है वो संसद को राइट्स दे रहा है। आर्टिकल 11, 10 और 11 जो संसद के पास अधिकार दे रहा है कि वो संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाए, नियम बनाए, जो भी अधिकार हैं तो वो संसद के पास है। इसी परिप्रेक्ष्य में यानी आर्टिकल 11 के तहत जो आर्टिकल 11 जो है इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया नागरिकता से संबंधित, जिसे क्या कहा गया, नागरिकता संबंधित कानून, यानी नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम यानी जो आर्टिकल 5 से 11 उसने तो 26 जनवरी 1950 को कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक बने नहीं बने उनके बारे में डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद जो वर्तमान समय में यानी जितने भी नागरिक हैं उन्हें कैसे नागरिकता मिलती, उसके लिए संसद को अधिकार दिया गया कि आप कानून बनाएं, नियम बनाएं, विधि बनाएं। तो इसके तहत संसद ने कानून बनाया एक नागरिकता अधिनियम, यानी किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक कैसे समझा जाएगा, किन आधारों पर समझा जाएगा, या फिर किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिल सकती है या फिर चाह सकती है किसी व्यक्ति की नागरिकता, ये अधिकार संसद के पास दिया गया। तो इसने एक कानून बनाया नागरिकता अधिनियम, जिसे क्या कहा गया, नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 बना, जिसके आधार पर नागरिकता, ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है भारत की, और कैसे भारत की नागरिकता हट जाएगी यानी समाप्त की जा सकती है। तो ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये एक बार, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार बन गया दोबारा कभी संशोधन नहीं हुआ। तो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 8 बार संशोधन किया गया है अभी तक की। तो 8 बार संशोधन के बाद जैसे 1955 में बना नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता अधिनियम बना, फिर इसमें संशोधन हुए, जैसे कि पहला संशोधन 1957 में ही हो जाता है, 1957, फिर 1957 में संशोधन हुआ, 1960 में हुआ, 1985, 1986, फिर उसके बाद 1992, 2003, 2005 और 2015। तो आप देखेंगे कितने बार संशोधन हुआ। 1955 के बाद 1957 में हुआ, 1960 में हुआ, 1985 में, 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015। तो आपने देखा ये जो नागरिकता अधिनियम था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन भी हुए, यानी समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और नए अमेंडमेंट या नए प्रस्ताव जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते रहते हैं। तो अगर हम कहें ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये किस बेसिस पर आपको नागरिकता प्रोवाइड कराएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो किन आधारों पर भारत को नागरिक समझा जाएगा, भारत में रहने वाले व्यक्ति को नागरिकता हासिल हो सकती है, अर्जित हो सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 दो इसके सपाट यानी 2 भागों में विभाजित करेंगे कि नागरिकता का अर्जन कैसे होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, नागरिकता की समाप्ति कैसे। नागरिकता की समाप्ति यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा या फिर उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, किस बेसिस पर। तो नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता का अर्जन, आप ये ऐसे स्टिक फिगर में आप नोट कर लें कि 1955 नागरिकता का अर्जन कैसे होगा और नागरिकता की समाप्ति। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, नागरिकता का अर्जन कैसे होना है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन, नागरिकता, एक सेकंड, नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन के लिए क्या होगा, नागरिकता के अर्जन जो यानी नागरिकता कोई भी व्यक्ति भारत की जो नागरिकता हासिल करने के लिए वो 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति वो कुल 5 प्रकार से भारत यानी इंडिया की नागरिकता ली जा सकती है। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं, या जन्म से, यानी इसके 5 आधार बनाए गए हैं नागरिकता हासिल करने के। तो जन्म से ले सकता है, जन्म को आधार बनाकर, यानी जन्म से व्यक्ति जन्म को आधार बना करके वो भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है, या फिर वंश के आधार पर। तीसरा क्या है, तीसरा जो हो जाता है पंजीकरण के माध्यम से,
और चौथा है प्राकृतिक रूप से, चौथा है प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, और पांचवा है देशीकरण या देशीकरण से, या फिर कोई क्षेत्र भूमि जो शामिल कर ली जाए, देशीकरण एक तरह से कह दें। तो आप देखेंगे ये होती है नागरिकता, यानी नागरिकता अधिनियम। अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ये है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें क्या हुआ, इसमें ये देखिए कि कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे अर्जित कर सकता है। तो नागरिकता अर्जित करने के यानी नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं, यानी 1955 के तहत नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। किसके माध्यम से? जन्म द्वारा ली जा सकती है, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र या अर्जित क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि जन्म के द्वारा कौन कौन से राइट्स हैं, यानी कौन कौन से हम लोगों को किन आधारों को बेस मानकर जन्म से नागरिकता ली जा सकती है, या वंशानुगत के माध्यम से कौन कौन से क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, पंजीकरण में क्या प्रावधान है, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र में क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा, ये देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन होगा। फिर उसके बाद कि कैसे नागरिकता जाएगी, यानी तो हम लोग अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे नागरिकता मिल रही है। अर्जन थे सबसे पहले ये हेडिंग क्या आती है? जन्म से नागरिक, कोई व्यक्ति जन्म से नागरिकता कैसे हासिल करेगा। तो जन्म से यानी यहाँ पर बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 क्या बताया गया है कि जन्म से कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे ले सकता है कि 26 जनवरी, अगर भारत में 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 1 जुलाई 1987, यानी कोई व्यक्ति, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जन्म से नागरिकता में आपको क्या याद रखना है, आपको डेट याद रखनी है मूलतः। तो यहाँ पे क्या डेट याद रखनी है आपको कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 आपको क्या याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 1 जुलाई 1987 तक, ये कह लें। तो यहाँ पर अगर इनके मध्य किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है, किसी भी व्यक्ति का जन्म या फिर अपने जो उसके माता पिता हैं, किसी भी व्यक्ति का जन्म इनके, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी। कोई व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद और 1 जुलाई 1987 तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 जुलाई 1987 तक। तो 1950 से 1987 के ड्यूरेशन में किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में होता है तो उसे जो है उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर उसके माता पिता यानी माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी आपने देखा किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद और 1 जुलाई 1987 तक, यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी राष्ट्रीयता कहीं और की भी हो। तो जो अगर उसके माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भी उसे भारत का नागरिक माना जाता है, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है उसे। अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद, आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा है भारत में, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्मा है, भारत में जन्म लिया है और कोई के बाद कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो कि तो वो भारत का नागरिक कैसे बनेगा। तो वो भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी माता पिता में से कोई एक, कोई एक भारत का नागरिक बना हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी भारत की। यानी जन्म से नागरिकता के लिए आपने 2 बातें देखी। जन्म से नागरिकता कैसे कोई व्यक्ति ले सकता है, तो उसके पास 2 कंडीशन है, यानी 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 तक या फिर 1 जुलाई 1987 से पूर्व जो व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो फिर वो माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भी भारत का नागरिक माना जाएगा उसे, और उसे कोई भी मतलब जन्म के आधार पर वो नागरिकता ले सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद होता है, आप लोग
लोग सोच रहे होंगे कि 1987 ही क्यों यहाँ लिया गया है। तो 1987 इसलिए लिया गया है कि जो नागरिकता अधिनियम था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ था 1986 में। तो 1986 के बाद ये मेंशन किया गया 1987 में, क्योंकि इसका जो है जो बड़े पैमाने पर यानी जन्म के आधार पर जो अगर कह दिया जाए 26 जनवरी 1950 से 1987 तक कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जा रही थी। तो इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी होने लगा था, यानी कुछ टेररिस्ट जैसे वो भी ऐसे फर्जी नागरिकता बन जा रही थी। तो इस बेसिस पे इसको खत्म किया जाता है और जो डेट रखी जाती है मेनली 1 जुलाई 1987। तो इस वजह से यानी 1986 में संशोधन होता है और 1987 ये इसलिए डेट 1987 ही ली गई है। तो आपने देखा कि जन्म से नागरिकता के लिए कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिकता कैसे ले सकता है, यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो तो जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकता है। यदि उसके माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भी वो भारत की नागरिकता जन्म से ले सकता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि व्यक्ति का जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से पहले, अगर व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 के बाद हो रहा है तो वो भारत का नागरिक तभी बनेगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। आपने देख लिया जन्म से नागरिकता, नोट कर लें आप। फिर उसके बाद जन्म से नागरिकता का जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसके अलावा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर, आप नोट करते जाएं, फिर आप देखें अभी कॉम्बिनेशन में बैठा दूंगी, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ। पहले आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर भारत में जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक जन्म से नागरिकता ले सकता है। फिर आपने देखा कि 1987 के बाद अगर 1 जुलाई 1987 के बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है तो कंडीशन है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तब उसे जन्म से नागरिकता मिल सकती है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा जब यदि उसके माता पिता दोनों, यहाँ पर इसके पहले वाली कंडीशन क्या थी कि 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ हो तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए था। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है अगर भारत में जन्म हुआ हो किसी बच्चे का तो उस दशा में क्या होगा कि तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि माता पिता यानी दोनों माता पिता दोनों उसके जन्म के समय क्या हो, भारत के नागरिक हों, तभी वो भारत का नागरिक हो सकता है। यानी 3 दिसंबर 2004, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है डेट्स के बारे में। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो उस दशा में क्या हो, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या फिर माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो और दूसरा जो है लीगल प्रवासी होना चाहिए। यानी यहाँ पर वर्ड जो मेंशन किया जाता है कि दूसरा जो हो अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब ना हो यानी लीगल प्रवासी होना चाहिए, लीगल कानूनी तौर पर सही व्यक्ति जो है रहना चाहिए। यानी दूसरा कंडीशन, जन्म से नागरिकता लेने के लिए क्या प्रावधान फॉलो करना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में होता है तो उसके माता पिता दोनों को उसके जन्म के समय माता पिता उसके दोनों भारत में रह रहे होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और या फिर दोनों ना हो तो उनमें से कम एक भारत का नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन और जो दूसरा हो वो लीगल प्रवासी होना चाहिए, कानूनी तरह से लीगल प्रवासी होना चाहिए अन्य देश का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 दिसंबर 2004 और इस जो दो कंडीशन है कि जन्म से नागरिकता जिनको मिली उनमें से कौन शामिल नहीं होते, तो उनमें से उन व्यक्तियों को शामिल यानी जो 2004 के बाद जन्म हुआ हो या 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म, उनमें से कौन से बच्चे शामिल नहीं होते, तो उनमें से जो विदेशी राजनयिक हैं, शत्रु देश के बच्चे, उनको भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। यानी उनमें से जन्म के आधार पर तो जन्म हुआ भी बच्चे का यहाँ पर, तो जो इनमें से किसको नहीं मिलेगी नागरिकता, जो विदेशी राजनयिक हैं या फिर शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। ये जन्म के आधार पर आपने देखा। तो आई होप आपने जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी आपने अध्ययन कर लिया इसका। नोट कर लें आप जन्म के आधार पर नागरिकता।
जन्म के आधार पर नागरिकता। तो आपने 2 पॉइंट देख लिए इसके लिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो तो वो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद। और यहाँ पर अगर व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद होता है, यानी 1 जुलाई 1987, 3 डेट है आपके पास, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987। अगर 1 जुलाई 1987 के बाद होता है तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन कह रही है कि अगर 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी भी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता है, अगर किसी भी बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में होता है तो उसके माता पिता में से दोनों को, मतलब माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर दोनों में से एक भारत का नागरिक अवश्य हो, दूसरा जो है किसी लीगल प्रवासी होना चाहिए। और फिर यही 2 कंडीशन थी मेनली। और इनमें से जो अपवाद स्वरूप बता दिया गया है कि जो राजनयिक हैं या विदेशी शत्रु के बच्चे हैं उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये थी जन्म के आधार पर नागरिकता। नेक्स्ट, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वंश के आधार पर नागरिकता के लिए मूलतः जो अब फर्स्ट पॉइंट, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद, परंतु क्या हो 10 दिसंबर 1992 से पहले, यानी यहाँ पर क्या है 26 जनवरी 1950। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर 10 दिसंबर 1992 से पहले, यानी यहाँ पर क्या है ड्यूरेशन टाइम 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक भारत के बाहर हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद जैसे 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो किसी भी व्यक्ति का जन्म, और तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। ये वंश के आधार पर जो राइट्स दिए गए हैं कि वंश के आधार पर कैसे नागरिकता ले सकते हैं, उसमें पहला पॉइंट क्या दिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 से अगर 10 दिसंबर 1992 तक की कोई भी बच्चा इस टाइम ड्यूरेशन में भारत के बाहर जन्म लेता है, तो भारत के बाहर जन्म लेता है तो वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। कंडीशन ये है कि उसके जन्म के समय उसका पिता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पिता ही भारत को, उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, नोट करते जाएं तो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी कंडीशन कहता है कि अगर 10 दिसंबर 1992, यानी 10 दिसंबर 1992 देखा आपने, तो 10 दिसंबर 1992 को या फिर उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो, दूसरा वंश के आधार पर तभी तो होगा, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति बाहर जन्मा हो तब वो वंश के आधार पर लेना चाह रहा है। जन्म से तो वो खुद अगर जन्म से लिया है तो उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल हो गई कि अगर वो भारत में जन्म ले रहा है तो भारत में जन्म लेने के बाद उसे भारत की नागरिकता किन आधारों पर मिल रही है, तो जन्म से नागरिकता के 3 प्रावधान हमने देख लिए। फिर यहाँ पर अगर भारत जो कोई भी बच्चा है उसका जन्म भारत से बाहर कहीं भी हो रहा तो वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता लेने आएगा। तो वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता लेने के लिए पहला पॉइंट क्या हुआ कि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के मध्य हुआ हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक रहे हों। फिर दूसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है देश के बाहर हुआ हो, 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है देश के बाहर हुआ तो वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। यानी आपने पहले पॉइंट में क्या देखा कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 को किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तो उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी थी कि उसका पिता भारत का जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आपने देखी कि जब 10 दिसंबर 1992 को किसी के बाद किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए जन्म के समय। ठीक है, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई भी बच्चा 3 दिसंबर 2004, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ क्या डेट है 3 दिसंबर 2004, यानी जन्म के आधार पर भी आपने 3 डेट देखी थी 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। यहाँ पर आपने क्या देखा 26 जनवरी 1950 देखा, यानी 26 जनवरी 1950 जन्म से में भी थी और यहाँ पे भी स्टार्टिंग 26 जनवरी 1950। फिर दूसरी उसमें थी 1 जुलाई 1987, लेकिन इसमें वंश के आधार में दूसरी जो डेट बनाई गई वो 10 दिसंबर 1992 बनाई गई, 10 दिसंबर 1992। तीसरी डेट क्या है
3 दिसंबर 2004। अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी बच्चे का जन्म जो है वो भारत से बाहर होता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत कह रही है कि कोई भी बच्चा जो है वो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा हो, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में कोई बच्चा जो है भारत से बाहर जन्मा हो, तो उसको वंश के आधार पर भारत का नागरिक वो तभी हो सकता है। यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई बच्चा अगर भारत के बाहर जन्मा है तो उसे वंश के आधार पर भारत का नागरिक वंश के आधार पर भारत का नागरिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष, यानी जब भी बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा है तो उसको 1 साल के भीतर, यानी 1 वर्ष के भीतर क्या हो, भारतीय जो कांसुलेट होते हैं, यानी जहाँ पे भी जन्मा हो वो बच्चा भारत के बाहर, तो जो भारतीय कांसुलेट होते हैं वहाँ पर उसके जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है। 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना उस बच्चे का आवश्यक है। अगर नहीं कराया गया, अगर मतलब उस बच्चे का 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाता है, और पंजीकरण कराने पर उसके माता पिता जो होंगे, उनके माता पिता को जब भारतीय कांसुलेट में वो पंजीकरण करा रहे होंगे तो उनके माता पिता को आवेदन पत्र देना होता है कि माता पिता को ये शपथ पत्र देना होगा कि उनका बच्चा जो है किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं ग्रहण करेगा, किसी भी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेगा। तो यानी उन्हें ये बताना पड़ेगा माता पिता को कि जो उनका बच्चा है किसी भी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं एग्जिस्ट करता, किसी भी अन्य देश की नागरिकता नहीं लेता है, तो वो तभी उस आधार पर वो भारत का नागरिक हो सकता है। यानी आपने तीसरी कंडीशन क्या देखी, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई बच्चा जो है वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय कांसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया जाए। अगर जब भी वो उसका यानी केंद्र सरकार की सहमत से जो पंजीकरण अगर कराया जाता है तो पंजीकरण कराते समय जो है आवेदन पत्र में उनके माता पिता से शपथ पत्र देना होता है माता पिता को कि उनका बच्चा जो है वो किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं ग्रहण करेगा। अगर कोई बच्चा एक नाबालिग है, पुनः मतलब अगर देखा जाए कोई बच्चा अगर नाबालिग है, यहाँ क्या देखेंगे तीसरी कंडीशन, कोई बच्चा अगर नाबालिग है और वंश के आधार पर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण करने के बाद वो साथ ही साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और जब तक कि वो किसी अन्य देश की नागरिकता जो है वो नागरिकता है या राष्ट्रीयता है का परित्याग जो है वो वयस्क होने की 6 महीने के अंदर नहीं कर देता। यानी कोई नाबालिग बच्चा है वो उसके पास अगर भारत की नागरिकता और वो किसी अन्य देश की भी नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाती है। अगर जब वो वयस्क हो रहा, वयस्क होने के 6 महीने के भीतर उसको अपनी राष्ट्रीयता का परित्याग करना होगा, दूसरे देश की राष्ट्रीयता, तभी उसे भारत की नागरिकता बची रह सकती है। ये तो हुई वंश के आधार पर नागरिकता की बात। तीसरी क्या हेडिंग थी, पंजीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता लेंगे। तो पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। तो पंजीकरण यानी आपने देखा जन्म के आधार पर 3 डेट 26 जनवरी 1900, आप कॉम्बिनेशन तो बैठा लेंगे, आपको पूरा सिनेरियो तो समझ में आ गया। जन्म से में 3 डेट आप नोट कर लें कि 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987, और ये जो ड्यूरेशन टाइम है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच का ड्यूरेशन टाइम होगा। दूसरी डेट क्या कहती है, 1 जुलाई 1987 के बाद बच्चा जो अगर भारत में जन्मा है, और तीसरा क्या कहता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद बच्चा भारत में जन्मा है। दूसरा था वंश के आधार पर नागरिकता, तो वंश के आधार पर नागरिकता पहली डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950, दूसरी क्या थी 26 जनवरी 1950 से मतलब 10 दिसंबर 1992 तक की, और दूसरी थी 10 दिसंबर 1992 के बाद की कंडीशन, और तीसरी थी 3 दिसंबर 2004 के बाद की कंडीशन। ये तो थी वंश के आधार पर। फिर पंजीकरण अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पंजीकरण के माध्यम से कोई बच्चा नागरिकता कैसे लेगा। तो पंजीकरण क्या है, केंद्र सरकार के पंजीकरण यानी केंद्र सरकार में उसको आवेदन देना होगा। तो केंद्र सरकार जो है आवेदन जब प्राप्त हो जाएगा केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार जब आवेदन प्राप्त होने पर जो है वो इलीगल प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी ना हो, तो उसको भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार जो है उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वो किसी अवैध प्रवासी ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है अवैध प्रवासी ना हो, तो उसे पंजीकरण किस आधार पर करेगी। यानी भारत जो है भारत है, केंद्र सरकार है, उसे नागरिकता किस आधार पर देगी, उसके लिए क्या क्या आधार बनाए गए हैं। तो मूलतः
पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं। तो नंबर 1 क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक पंजीकरण के आधार पर कब बनेगा कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो और जो नागरिकता जो प्राप्त जब भी आवेदन देगा, वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब भी आवेदन देगा तो उसके 7 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। यानी पहली कंडीशन क्या है, 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो जब भी वो आवेदन देगा भारत में नागरिक होने के लिए पंजीकरण में। तो जब भी वो आवेदन देगा तो आवेदन देने से 7 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो तो वो उसे भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने के समय से ठीक 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो मतलब भारत के डिवीज़न से पहले या फिर किसी दूसरे देश में जाकर रह रहा हो। यानी भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या फिर किसी अन्य देश में रह रहा हो जाकर के, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता वो ले सकता है। तो आपने देखा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, यानी आपने देखा था भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, आर्टिकल 8 में जो 26 जनवरी 1950 वाली कंडीशन बताई गई थी। यहाँ पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने के लिए क्या है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में नागरिक जो रह रहा है उसको पंजीकरण के माध्यम से वो नागरिकता कैसे ले सकता है। ये पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता के प्रावधान है। तो यानी जब भी पहली कंडीशन भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने में जो नागरिकता उसको लेनी है तो वो नागरिकता प्राप्त करने के 7 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। दूसरा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो या किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा नागरिकता कैसे मिलेगी, एक व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, जैसे कि युवराज सिंह की वाइफ, ठीक है। तो क्या जो वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पहले 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो। कोई व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वो पंजीकरण जब दे तो पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पहले वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। अगर 7 साल से जब भी पंजीकरण कराए वो 7 साल पहले से अगर भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से मिल जाती है, 7 साल, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है पंजीकरण के माध्यम से, चौथा पॉइंट कि जो भारत के नागरिक के जो नाबालिग बच्चे हैं वो पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक हो सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर पूरी तरह से वयस्क है यानी उसकी पूरी आयु है, क्षमता है, तो उसके जो माता पिता हैं उसके माता पिता अगर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों तो वो भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। यानी कोई भी बच्चा वयस्क है और उसे पूरी आयु का है, क्षमता का है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो उनमें से अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तो भारत के नागरिक के रूप में माता पिता पंजीकृत हों तो वो भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। फिर 5वां पॉइंट क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता को हो और उसके माता पिता जो हैं स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों तो वो या फिर वो पंजीकरण का जब भी पंजीकरण यानी आवेदन दे कि वो भारत का नागरिक होना चाहता है तो वो 12 महीने या फिर मतलब कह सकते हैं 1 साल से वो निवास कर रहा हो वहाँ पे। यानी 5वां पॉइंट क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता को पूरा वयस्क है बच्चा और वो या फिर उसके माता पिता जो हैं वो भारत के रहने वाले हों, पंजीकृत हों, तो वो भारत का नागरिक रहना चाहता है तो भारत का नागरिक के लिए उसको क्या पंजीकरण जब भी करा रहा है तो वो 1 साल से भारत में निवास कर रहा हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है पंजीकरण के माध्यम से। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तो वो भारत का नागरिक कैसे हो, तो वो कहाँ रह रहा हो, ओवरसीज यानी समुद्र पार के किसी देश का नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो। जैसे कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो लेकिन वो समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो 5 वर्ष से किसी समुद्र पार के किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तो वो पंजीकरण जो है जब भी वो आवेदन करें यानी समुद्र पार के किसी देश में पंजीकरण हो, 5 वर्ष से रह रहा हो और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो जब भी नागरिकता लेने के लिए आवेदन पत्र करे तो उसे 12 महीने या फिर 1 साल भारत में साधारण रूप से निवास करना आवश्यक है। तो आपने देखा कि पंजीकरण से नागरिकता कैसे मिल रही है। पंजीकरण में नागरिकता आपने मूलतः जो मूल पॉइंट थे कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब भी आवेदन देगा तो उसे 7 साल भारत में रहना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर यानी जो
अविभाजित भारत के बाहर रह रहा हो या फिर किसी दूसरे देश में रह रहा हो, उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। तीसरा कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो, तो वो जब पंजीकरण कराए भारत का नागरिक होने के लिए, तो उसके पहले वो 7 साल पहले भारत में रह रहा हो, तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। अगर कुछ नाबालिग बच्चे जो होते हैं, नाबालिग बच्चों को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। और कोई भी व्यक्ति जो है पूरी आयु क्षमता को होता है, अगर माता पिता उसके भारत के नागरिक हैं, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले लेगा। कोई व्यक्ति जो है यदि उसके माता पिता स्वतंत्र नागरिक हैं, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, तो वो भी जब भी वो आवेदन कराने आए तो 1 साल तक की भारत में निवास करना उसका आवश्यक होता है आवेदन कराने के टाइम। फिर कोई भी आयु क्षमता हो, अगर वो समुद्र पार के देश यानी वो समुद्र पार के देशों में 5 वर्ष से पंजीकृत हो, और जब भी वो आवेदन कराने आए यानी भारत की नागरिकता लेना चाहे तो 1 वर्ष तक की भारत में निवास कर रहा हो। ये तो थी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। यानी यहाँ पर आपने पंजीकरण के बाद पंजीकरण से होने मिलने वाली नागरिकता के बारे में अध्ययन किया। ये आपने देखा कि पंजीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता मिली, और पंजीकरण के बाद अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ले लेता, फिर उसके बाद उसको शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होते हैं। शपथ पत्र कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संविधान का पालन करूँगा, और नाम लेना होता है, फिर निष्ठा रखूँगा, विधि का पालन करूँगा। ये तो होता है शपथ पत्र की कैसे कोई व्यक्ति भारत पंजीकरण के बाद निष्ठा पत्र पर साइन कर देता है, और शपथ पत्र पर साइन करके भारत का नागरिक हो जाता है। फिर उसके बाद अगर चौथा पॉइंट था प्राकृतिक रूप से कैसे नागरिकता मिलेगी। प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो पहली कंडीशन हो जाती है कि वो कोई अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल प्रवासी ना हो, तो उसे प्राकृतिक रूप से कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इसमें जो पहला पॉइंट कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से पहला पॉइंट क्या कहा जाता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है जिसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलनी है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीय नागरिकों को जो है प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यानी यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर कोई देश जहाँ पर ये रोक लगी है कि कोई भी जो भारतीय है उसको नागरिक नहीं समझा जाएगा, यानी जहाँ पे भी भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बनने दिया जाता है, नागरिक बनने की रोक लगी होती है, तो वो भारत भी ऐसे नागरिकों को भारत का नागरिक नहीं बनाता है। यानी कोई भी ऐसे देश से संबंधित ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे देश से संबंधित ना हो जहाँ पर वहाँ के लोग, जहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर ऐसे देश से संबंधित है जहाँ पर उस देश से संबंधित है जहाँ पर भारतीयों के रहने की यानी प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं माना जाता है, वहाँ पर रोक लगी हो वहाँ पर भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिक मानने की, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलती है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है और वो भारतीय नागरिकता जो है आवेदन पत्र के माध्यम से लेना चाहता है, तो उसे क्या होना चाहिए कि वो दूसरे देश की नागरिकता को त्याग दे, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक तो है, वो भारतीय नागरिकता के लिए अपने जो स्वीकृति देगा, तो उसे क्या करना होगा, जो अन्य देश है, अन्य देश की नागरिकता को त्याग देना होगा। अन्य देश की नागरिकता को त्याग देने पर उसे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यदि कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और भारत सरकार की सेवा में हो, कोई भी अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारत में रह रहा हो और गवर्नमेंट की सेवा में हो, कोई भी भारत सरकार की सेवा में हो, भारत में रह रहा हो और भारत सरकार की सेवा में हो, तो क्या होगा, तो जब भी वो नागरिकता संबंधी जो आवेदन होगा, आवेदन से कम मतलब 1 साल पहले से वो भारत में रह रहा होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बन जाएगा यदि वो भारत में रह रहा हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, भारत के भारत सरकार की कोई किसी भी सेवा में कार्यरत हो, और वो भारत का नागरिक बन जाएगा यदि वो 12 माह पहले से, यानी कह दिया जाए 1 साल से वो भारत में रह रहा होना चाहिए, तो उसे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब जब भी वो पंजीकृत कराए कि मैं भारत का नागरिक होना चाहता हूँ और वो किसी भी गवर्नमेंट सेवा में हो, भारत सरकार की सेवा में हो, तो वो क्या करेगा, उसको जब भी आवेदन कराए तो उस आवेदन के समय से कम 1 साल पहले से वो भारत में रह रहा होना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्राकृतिक रूप में चौथा पॉइंट क्या कहता है, यदि जो है 12 महीने या फिर कहते हैं 1 साल की अवधि से, यानी 12 महीने से 14 महीने तक भारत में रह रहा हो कोई व्यक्ति। यानी चौथा पॉइंट क्या कहता है, 12 महीने से 14 महीने तक, 14 महीने
तक भारत में रह रहा हो और भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहा हो, तो जो इनकी जो कार्य करने के बाद इनकी कुल, अगर इतने कम टाइम में, मतलब कहा जाए कि अगर 12 महीने, अगर इतने कम टाइम में कि अगर 12 महीने से 14 महीने में एक ही साल हुआ लगभग उसको भारत गवर्नमेंट में एग्जाम जो सेवा करते हुए, अपनी सेवा देते हुए, तो 12 महीने से 14 महीने के बीच वो भारत में रह रहा हो और भारत सरकार की सेवा में हो, तो उसे कम से कम 11 वर्ष से जो कहा जाए कि उसे कब भारत सरकार की यानी प्राकृतिक रूप से उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, तो इसके लिए कुल अवधि कितनी होती है, 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी इसकी अवधि क्या होगी कि अगर कोई व्यक्ति जो है 12 माह से या 14 माह से 12 माह से 14 माह तक की वो भारत में रह रहा होना चाहिए, या फिर भारत सरकार की सेवा में कम से कम 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए उसका कार्यकाल। क्योंकि आपने देखा इसके पहले वाला प्रावधान क्या कह रहा था, इसके पहले वाला प्रावधान यही कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत सरकार में हो या फिर भारत सरकार की सेवा में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो वो 12 माह तक की जब भी वो आवेदन कराए तो 12 माह यानी 1 साल में वो भारत में निवास कर रहा होना चाहिए, उसे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिल जाती है। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर अगर वो 12 महीने जो लास्ट यानी वो 12 महीने जब वो आवेदन कराया, उस 12 महीने की अवधि में वो 14 वर्ष तक की, वो 14 वर्ष से भारत में, महीने नहीं यहाँ पे 14 वर्ष, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि जो वो 12 महीने की अवधि है, उस 12 माह की अवधि में अगर वो 14 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, यानी 14 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी जाती है कि कम से कम 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसका कार्यकाल, भारत सरकार में उसका कार्यकाल, उसकी सेवा 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो उसे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिल जाती है। और फिर किस आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है, जैसे उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा हो, फिर उसके बाद चरित्र अच्छा हो, या फिर जो संविधान की 8वीं जो यानी संविधान की जो 8 भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, किसी एक या दो, तो एक भाषा का कम से कम अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। और प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता का प्रमाण पत्र जब भी प्राप्त किया जाए तो वो भारत में रहने का इच्छुक होना चाहिए। यानी ये प्राकृतिक रूप से जब भी उसे भारत की नागरिकता मिल रही है, तो वो नागरिकता जब मिल रही है तो वो ये जरूरी है कि जब वो नागरिकता मिल रही है उसे, तो वो भारत में रहने का इच्छुक हो, भारत सरकार की सेवा या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो में जिसमें वो भारत सदस्य हो, यानी उसमें रहने का इच्छुक हो, तभी उसे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये तो आपने देखा प्राकृतिक रूप से नागरिकता के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, यानी क्षेत्र समाविष्ट के माध्यम से, समाविष्ट द्वारा। इसमें कौन से क्षेत्र समाविष्ट के माध्यम से क्या होता है, इसमें जो होता है कि जैसे कोई भी विदेशी क्षेत्र है या कहीं पे जैसे पीओके हो गया, भारत पाक जो रीजन है, या फिर ऑक्साई चीन हो गया, अगर यहाँ पर यहाँ की भूमि को अधिग्रहण कर लेता है भारत, यानी कोई भी विदेशी क्षेत्र, यहाँ पर 5वां पॉइंट आप क्या देखना है, क्षेत्र समविष्ट के द्वारा, क्षेत्र समविष्ट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, कोई भी विदेशी क्षेत्र है जहाँ पे भारत का जो भी हिस्सा है, वहाँ पर भारत सरकार जो है अगर किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेती है, तो वहाँ पे वहाँ के जितने भी नागरिक होते हैं वो स्वतः रूप से ही भारत के नागरिक आ जाएंगे। यानी अगर किसी भी क्षेत्र को भारत विजिट कर लेता है और अपने में मिला लेता है, तो जितने भी उस रीजन के, जितने भी उस जगह के नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि अगर पांडिचेरी का हिस्सा भारत में मिला लिया गया, या दादरा एंड नगर हवेली, या जो भी रीजन अगर भारत में मिला लिए जाते हैं, क्षेत्र जो भी क्षेत्र शामिल कर लिया जाता है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वतः ही यहाँ पे भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे कि इसमें जैसे असम समझौता हुआ, तो असम के जितने भी लोग उस रीजन में आए, उस क्षेत्र के आए, तो उन्हें असम के जो भी लोग आए, तो वहाँ पे उनको नागरिकता के प्रावधान दिए जाते हैं, किस बेसिस पे उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये जो है ये क्षेत्र समावेश के माध्यम से हो जाता है। क्षेत्र समावेश को बहुत आसान भाषा में हम वैसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो 5 से 11 आर्टिकल, यानी किस बेसिस पे हमें नागरिकता मिली, उसी तरह से क्षेत्र समावेश में क्या हो जाता है, जैसे कि बांग्लादेश से असम को अलग हुआ, या फिर पांडिचेरी का रीजन है वो भारत में शामिल किया गया, तो उन वहाँ के रहने वाले नागरिकों को कुछ आधार बनाए जाते हैं कि इतने से इतने तक की इस बीच में अगर व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ होगा, या बांग्लादेश में हुआ होगा, या असम आया होगा व्यक्ति, तो किस बेसिस पे उसको नागरिकता दी जाएगी। तो
इसके लिए जो प्रावधान बना दिए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। जैसे नागरिकता, जैसे पांडिचेरी आया तो पांडिचेरी आदेश यानी नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 आ गया। तो इसी तरह से जब असम अलग हुआ तो जब असम समझौता, तो इसके तहत जो समझौता होगा तो उसमें क्या कहा जाएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौता। तो असम के माध्यम से उसमें कुछ प्रावधान दे दिए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस से इस डेट के बीच अगर असम में रह रहा हो या बांग्लादेश में रह रहा हो, फिर यहाँ से यहाँ प्रव्रजन किया हो, तो उसको नागरिकता किस बेसिस पे मिलेगी। ये सारे राइट्स, जैसे यही तो मुद्दा है, जैसे एनआरसी और जो सीए था, तो ये क्या कह रहा था कि जैसे बांग्लादेश असम वाला रीजन था, उनको नागरिकता के बारे में जो मुद्दा उठा, तो ये जो बातें थी ये इसी क्षेत्र को, इसी प्रोविजन को, यानी क्षेत्र समाविष्ट के माध्यम से जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। क्षेत्र समाविष्ट के माध्यम से, क्षेत्र समावेश के माध्यम से। इसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे असम समझौता है, असम समझौता में क्या हुआ, कुछ व्यक्तियों के लिए जैसे नागरिकता का विशेष प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 जारी हुआ असम समझौता। इसके तहत किसको नागरिक माना जाएगा, तो इसके तहत किसको नागरिक माना जाएगा, तो भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए और जब भी प्रवेश के बाद से असम के ही निवासी रहे, तो वो 1966 से भारत का नागरिक उन्हें मान लिया गया। यानी भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए, 1966, भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और अपने प्रवेश के बाद से मतलब कंटिन्यू भारत में ही रह रहे हैं, तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। यानी 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक उन्हें मान लिया गया, 1 जनवरी 1966 ये डेट फिक्स कर दी गई। इसी तरह क्या हो जाता है, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या फिर उसके बाद आया और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आया, उसे तो प्रवेश के समय जब आया वो असम का निवासी है, तो इसे विदेशी रूप में पहचाना गया। तो जो विदेशी हो जाता है उसको कम राइट्स मिल जाते हैं, जो देशी होता है यानी जो देश का नागरिक हो जाता है उसे पूरे राजनीतिक और सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। यही नागरिकता मुद्दा होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने नागरिकता के बारे में अध्ययन किया, यानी 6 समावेश के माध्यम से कैसे नागरिकता मिलती है इसके बारे में अध्ययन किया। अभी ये था नागरिकता का अर्जन, यानी हम लोगों ने पढ़ा 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। हम लोग किसका अध्ययन कर रहे थे, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता कैसे अर्जित हो सकती थी। 5 कारणों से अर्जित हो सकती थी, वंश से, जन्म से, देशीकरण से, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समावेश के माध्यम से। फिर दूसरा पॉइंट था कि नागरिकता समाप्त कैसे हो जाएगी, तो नागरिकता समाप्त कैसे होगी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नागरिकता की समाप्ति 3 बिंदुओं पर, जैसे नागरिकता का अर्जन था 5 बिंदुओं पर, जन्म से, वंश से, प्राकृतिक रूप से, पंजीकरण के माध्यम से, क्षेत्र समाविष्ट के माध्यम से, यही वैसे ही नागरिकता की समाप्ति भी हो जाती है। नागरिकता समाप्ति के 3 मूलतः कारण होते हैं। 3 मूलतः कौन कौन से कारण होते हैं, स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से, दूसरा बर्खास्त कर दिया जाए, बर्खास्तगी के द्वारा, तीसरा वंचित करने के द्वारा। आप लोग याद करने के लिए बस स्टिक लाइक फिगर और डेट मेंशन कर लिया करें, हर डेट किसी भी प्रोविजन यानी किसी भी आर्टिकल को लिखने के टाइम हम बाकायदा आपको चीज़ें याद रहेंगी। स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा और वंचित करने के द्वारा। तो ये 3 प्रोविजन है जिनके आधार पर क्या होगा, नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 में ये 3 कारण बताए गए हैं, जो नागरिकता खोने के 3 कारण बताए जाते हैं। जैसा कि पहला कारण है स्वैच्छिक त्याग, तो हम लोग स्वैच्छिक त्याग पढ़ते हैं। तो स्वैच्छिक त्याग, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक भारतीय नागरिक है, अगर पूर्ण आयु का है, अगर भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु का है, पूर्ण क्षमता का है, जिसको पूरी नॉलेज है, क्षमता मतलब समझने योग्य व्यक्ति है, तो अगर वो अपनी नागरिकता, स्वैच्छिक त्याग क्या है, स्वैच्छिक त्याग जैसा कि नाम में ही रिप्रेजेंट है कि वो अपनी नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देने वाला स्वैच्छिक त्याग हो गया, स्वैच्छिक त्याग। तो अगर कोई व्यक्ति जो पूरी क्षमता का है, आयु का है, वो अपनी नागरिकता को त्याग सकता है, यदि मतलब इस तरह की घोषणा कर सकता है कि वो अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है, भारत की नागरिकता, तो उसका स्वैच्छिक त्याग यानी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। तो लेकिन ये स्वेच्छा अगर वो नागरिकता खत्म करना चाहता है और उस समय भारत में युद्ध की स्थिति हो, भारत युद्ध में व्यस्त हो, यानी एक कंडीशन लगा दी जाती है कि स्वैच्छिक त्याग तो व्यक्ति कर सकता है और उसकी स्वेच्छा से उसकी नागरिकता खत्म भी कर दी जाएगी। लेकिन अगर
वो स्वैच्छिक त्याग का जो निर्णय है वो उस समय कहता है, स्वैच्छिक त्याग की घोषणा उस समय करता है जब भारत युद्ध में हो। भारत युद्ध में हो तो केंद्र सरकार क्या करती है, इसके पंजीकरण को क्या करती है, एक तरफ रख देती है। ये इस तरह एक तरफ इसलिए रख देती है कि वो इसलिए इस संशय पे रख देती है कि व्यक्ति अभी क्यों अपनी नागरिकता खत्म करना चाहता है, यानी अभी वो भारत का नागरिक क्यों नागरिकता खत्म करना चाहता है जब भारत युद्ध की स्थिति में, क्या ये शत्रु देश से मिला हो सकता है, यानी इस बेसिस पे उसको क्या करता है, उसके पंजीकरण को एक तरफ रख दिया जाता है। और जैसे कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता का एक तरफ रख देता है। जब भी कोई व्यक्ति अगर नागरिकता को छोड़ता है तो वो जो है, अगर कोई बच्चा नाबालिग बच्चा है, ये तो हो जाता कि बाद में उसको मतलब भारत की नागरिकता से समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम उसको तुरंत नहीं दे दिया जाता जब युद्ध की स्थिति होती है, स्वैच्छिक त्याग वाली कंडीशन में। अगर कोई बच्चा नाबालिग है, कोई बच्चा नाबालिग हो भारतीय, तो वो बच्चा जो है भारतीय नागरिक, अगर कहा जाए कि कोई बच्चा जो है, तो आपने देखा कि स्वैच्छिक त्याग जो हो रहा है, स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से युद्ध की स्थिति में उसके जो पंजीकरण है उसको एक तरफ रख दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता खत्म करता है, स्वैच्छिक त्याग करता है, तो उसके जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी नागरिकता जो है, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। अगर वो बच्चे जो हैं 18 वर्ष के हो जाते हैं, 18 वर्ष होने पर वो बच्चे भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं 18 वर्ष होने पर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मतलब स्वेच्छा से अगर नागरिकता खत्म करता है तो उसके अगर नाबालिग बच्चे हैं तो नाबालिग बच्चों की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। अगर वो बच्चे जब वयस्क हो जाएंगे यानी 18 वर्ष होने पर वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये तो थी स्वैच्छिक त्याग से बर्खास्तगी हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है बर्खास्तगी के माध्यम से। बर्खास्त कैसे किया जाएगा, यानी उसकी नागरिकता जो है खत्म, बर्खास्त कर दी जाएगी। किस बेसिस पे, यदि कोई व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक स्वेच्छा से है और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी कोई व्यक्ति अगर भारत के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त कर दी जाएगी और ये तब तक लागू नहीं होगी अगर ये जो व्यवस्था है ये तब लागू नहीं होती है जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। यानी यहाँ पर एक कंडीशन सबके साथ जोड़ दी जाती है, यानी स्वैच्छिक त्याग हो, बर्खास्तगी की युद्ध की कंडीशन में ये फॉलो नहीं किया जाएगा रूल। तो बकाया जो है, जैसे स्वैच्छिक त्याग है, स्वैच्छिक त्याग अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता खत्म करना चाहता है भारत की तो वो खत्म कर दी जाएगी अगर युद्ध की स्थिति ना हो। तो यहाँ पे उसके बच्चे हैं नाबालिग तो उनकी भी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अगर जब बच्चे वयस्क हो जा रहे हैं 18 वर्ष तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। फिर बर्खास्तगी में क्या कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ भारत की नागरिकता लेने के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त कर दी जाती है। तीसरा पॉइंट क्या करता है, वंचित करने के माध्यम से। तीसरा है वंचित कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। किस पॉइंट के आधार पर, तो केंद्र सरकार जो है भारतीय नागरिकों को जो बर्खास्त करना होगा यानी वंचित करेगा। तो अगर कोई किसी भी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता फर्जी तरीके से ली हो, अगर फर्जी तरीके से किसी ने भारत की नागरिकता ली होगी तो उसको वंचित कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि नागरिक ने संविधान के प्रति जो है अनादर कर दिया हो, संविधान का अनादर किया हो, संविधान के नियम कानूनों को ना माना हो, संविधान का अनादर किया हो तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वंचित कर दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट क्या है, वंचित करने के माध्यम में तीसरा पॉइंट क्या है, यदि नागरिक जो है अगर युद्ध के दौरान क्या होता, अगर जो शत्रु देश है, शत्रु देश में गैर कानूनी रूप से अगर उसके संबंध रहे हों शत्रु देश से तो उसे राष्ट्र विरोधी माना जाता है और उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यानी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, राष्ट्र विरोधी मानकर उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। युद्ध की स्थिति में अगर वो शत्रु देश का से संबंध रखने वाला पाया जाता है या फिर कानूनी रूप से संबंध रखता है किसी गैर कानूनी रूप वाले देश के साथ तो इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। फिर चौथा क्या हो जाता है कि जैसे पंजीकरण अगर पंजीकरण और जो नागरिकता है, नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी 2 वर्ष में किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो उसकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। यानी क्या कहा जाता है, अगर पंजीकरण जब भी मतलब आवेदन किया हो या प्राकृतिक नागरिकता जो है वो नागरिकता के 5 साल के दौरान, नागरिकता के पंजीकरण के दौरान 5 साल के दौरान 5 वर्ष के दौरान क्या होगा, किसी देश में 2 वर्ष तक की कैद हुई हो तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति जो है सामान्य रूप से भारत के बाहर अगर 7 साल रह रहा हो, भारत के बाहर अगर 7 साल से रह रहा हो तो उसकी नागरिकता से उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जो विदेश में लोग रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम 7 साल है, अगर 7 साल के भीतर आप आ जाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहती है। अगर 7 साल के बाद अगर आप 8 साल में आ रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आपके भारत के जो राइट्स हैं एज अ नागरिक जो आपको राइट्स दिए जाते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं। तो
ज़रूरी है कि आप भारत में मतलब भारत के बाहर 7 साल तक की ना रहें, उसके पहले आ जाएँ एक बार। तो ये क्या है, नागरिक जो है सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। ये हुए नागरिकता से समाप्ति कैसे हो रही, स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से, बर्खास्तगी के माध्यम से, वंचित करने के माध्यम से। एज ए नागरिक आपको जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के बाहर रह रहा है इतने साल से तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं, उसे कौन कौन से राइट्स होंगे कि नहीं। कोई विदेशी बच्चा भारत में आया, कब आया, तो उसको राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं भारत की नागरिकता के। अगर तो या फिर कब आया या किस आधार पर, या उसके माता पिता कब जन्मे, या भारत के बाहर कोई बच्चा रह रहा है तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी। तो आपने इन सब के बारे में, नागरिकता से संबंधित कानून कहाँ है, नियम कहाँ है, इनके बारे में देखा कि 1955 भारत जो नागरिकता अधिनियम है 1955, उसके थ्रू ये सारे राइट्स दिए जाते हैं कि आप जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं, वंश के आधार पर, देशीकरण के माध्यम से, क्षेत्र समावेश के माध्यम से, प्राकृतिक रूप से। तो ये एज ए नागरिक भी आपको जानना आवश्यक हो जाता है कि आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। आपके नागरिकता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है तो आप कैसे नागरिकता ले सकते हैं, किन किन को बेस बनाकर आप नागरिकता ले सकते हैं। आर्टिकल 5 से 11 क्या कहता है, आर्टिकल 5 से 11 सिर्फ 26 जनवरी 1950 को किन्हें भारत का नागरिक माना गया, सिर्फ उन्हें डिफाइन कर रहा है आर्टिकल 5 से 11। और आपको नागरिकता कैसे मिल रही है, जो कि संसद किसी भी देश के किसी भी नागरिक को की जो नागरिकता है उसे समाप्त कर सकती है, खत्म कर सकती है या फिर जारी कर सकती है। संसद को ये राइट्स दिया गया, तो संसद ने एक कानून बना दिया नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और उस बेसिस पे नागरिकता मिलने का जो भी राइट है या समाप्त करने का वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता वो 5 प्रकार से ले सकता है, जन्म से, वंश के आधार पर, प्राकृतिक रूप से, पंजीकरण के आधार पर और 6 समावेश के माध्यम से। उसकी नागरिकता खत्म भी की जा सकती है स्वैच्छिक त्याग के माध्यम से, बर्खास्तगी के माध्यम से और वंचित करने के माध्यम से। तो एज ए स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया इन चीज़ों का, यानी नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल। आप कोई भी बुक, मैं चैलेंज करती हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। किसी भी पॉइंट में आप फंसेंगे नहीं कि इसका क्या मीन्स है। ओके, हमने नागरिकता की जैसे अर्जन, नागरिकता की समाप्ति के बारे में अध्ययन कर लिया। तो एक पॉइंट और उठता है, जैसे भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर हम जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो संघीय है, यानी भारत का संविधान क्या है, संघीय है, और लेकिन इसमें दोहरी राज पद्धति है, दोहरी राज पद्धति को अपनाया हुआ है, यानी भारत की एकल नागरिकता के बारे में बता रही हूँ। तो कि भारतीय संविधान जो है वो संघीय है, लेकिन इसने क्या हुआ, इसने दोहरी राज पद्धति दोहरी है इन द सेंस कि केंद्र और राज्य केंद्र के कानून नियम और राज्य के कानून नियम, यानी भारतीय जो संविधान है वो संघीय है और इसने क्या हुआ, दोहरी राज पद्धति को अपनाया हुआ है, केंद्र और राज्य को अपनाया हुआ, लेकिन इसमें केवल एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। कोई भी व्यक्ति यूपी का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का है, कहीं का भी है, किसी भी स्टेट का है, तो वो उसके पास केवल एक नागरिकता है, वो भारतीय नागरिकता है, यानी वो इंडियन है। तो यहाँ राज्यों के लिए किसी भी पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की जाती है, जबकि अन्य संघीय राज्य ही हैं, यहाँ संघीय है, लेकिन जो संघीय वो दोहरी राज पद्धति, यानी जो शासन व्यवस्था है वो दोहरी आपको दिखाई पड़ रही है, संघीय दिखाई पड़ रही है, लेकिन नागरिकता सिर्फ एकल नागरिकता है, वो भी भारतीय नागरिकता। जो अन्य संघीय राज्य जो हैं, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो आपने देखा कि जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है ये भी संघीय हैं, लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता है। स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है और अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक होता है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जहाँ वो रह रहा होता है, यानी दोहरी नागरिकता, जिस राज्य में है वहाँ की नागरिकता और केंद्र सेंटर की नागरिकता। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें अगर जो दोहरी नागरिकता होती है तो राष्ट्र सरकार और राज्य सरकार को दोहरे अधिकार, यानी इस संदर्भ में क्या होगा कि राष्ट्र सरकार के अलग अधिकार हैं और राज्य सरकार के अलग अधिकार, कोई भी व्यक्ति उसको दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार और राज्य सरकार के। तो यह व्यवस्था क्या हो जाती है, इसमें कभी कभी भेदभाव की स्थिति भी हो सकती है कि यानी कोई भी राज्य जो है, यानी अमेरिका में जैसे राज्यों को अपने अलग अलग अधिकार प्राप्त, हर राज्य अपने नागरिकों को अलग अलग कुछ भी अधिकार दे सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है कि जो राज्य है वो राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है कि यानी कहीं भी जैसे अपने राज्य के नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार दे देना। तो इसमें क्या होगा, जो राज्य है अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव पैदा कर सकता है। तो जैसे कि जो राज्य अपने नागरिकों पर जब भेदभाव कर देगा तो इसमें क्या होगा, जैसे सार्वजनिक पद हो गए, व्यवसाय हो गए आदि को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जो भारत ने क्या हुआ, केवल एकल नागरिकता को अपनाया है, यानी इंडियंस की नागरिकता। तो यानी भारत का नागरिक चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, कहीं निवास कर रहा हो, तो उसको पूरे देश में समान
समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं, समान अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि कुछ जो भेदभाव आपको दिखाई पड़ता है, जैसे कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद जैसे आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है समान सिविल सहायता। तो आर्टिकल 16 क्या होता है? इसमें क्या होता है, कुछ राज्य विशेष जो होते हैं, आप सोचोगे कि अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है, पूरे भारत भर में कहीं भी वैकेंसी निकलती है, तो स्टेट अलग से अपने जो कहीं-कहीं जो स्टेट हैं, वो स्टेट अपने नागरिकों को क्यों ज़्यादा अधिकार दे देता है कि इतने परसेंट वैकेंसी स्टेट के माध्यम से फुलफिल की जाएँगी। अपने स्टेट के माध्यम से फुलफिल किए जाएँ, अन्य बच्चे कोई भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 कहता है समान सिविल सहायता, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि कुछ राज्य विशेष जो है, किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियाँ या नियुक्तियाँ जो हैं, उनको में अलग से सुविधा मिल जाती हैं। ये सुविधा जैसे राज्य हो गया, केंद्र शासित क्षेत्र हो गया कि या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती हैं, जैसे सार्वजनिक रोजगार हो गया, या यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर हम इसे भेदभाव नहीं कहेंगे कि भारत के नागरिकों के प्रति भेदभाव हो रहा और स्टेट वाले लोगों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं, जैसे तो वो चीज़ें ध्यान में रखकर की जाती हैं कि यानी स्टेट में, यानी अगर किसी भी स्टेट या राज्य में जहाँ पे भी वैकेंसी, तो स्थानीय लोगों के पास रोजगार होना आवश्यक है। तो उनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए ये राज्य सरकारें जो हैं, वो अपने लोगों को कुछ अधिकार प्रोवाइड कर देते हैं। इसे हम लोग भेदभाव की स्थिति में नहीं ले जा सकते कि भेदभाव हो रहा है। आर्टिकल 16 जैसे समान सिविल सहायता की बात करता है जैसे। तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए आप देखोगे हर राज्य में, यानी ये अलग से प्रोविज़न नहीं दिया जाता कि हर राज्य में किसी को ये अधिकार नहीं प्रदान किया जाता है कि राज्य के ही नागरिकों को इतनी वैकेंसी, यानी कहीं भी ये पाबंदी नहीं लगी है कि इस राज्य केवल इसी राज्य के स्टेट की ही ये वैकेंसी है और यहाँ पर अन्य के लोग नहीं आ पाएँगे जैसे। तो यहाँ पे मतलब कुछ जैसे अनिवार्यता दे दी गई है, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनको क्या हो गया कि राज्यों में कुछ व्यवस्था किसी भी राज्य में मतलब ये जो व्यवस्था दे दी गई है कि ये राज्य के, यानी एक कानून बना दिया गया था। कानून के तहत जैसे 1957 में एक कानून बना दिया गया और संसद ने इससे संबंधित एक कानून बनाया जिसको बताया गया सार्वजनिक रोजगार। सार्वजनिक रोजगार यानी निवासी के रूप में ज़रूरत, निवासी के रूप में ज़रूरत, इसको प्रभावी बनाया गया। और जो कहीं लगता है कि स्टेट के लोग अगर इनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस आधार पर कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। आर्टिकल 16 के तहत जैसे समान सिविल सहायता, इसको आप भेदभाव की दृष्टि से नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 16 हो गया। या फिर कहते हैं जैसे आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 15 कहता है आर्टिकल क्या कहता है 15, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे निवास करने के, यानी कुछ जैसे ऐसे अधिकार जहाँ पे जैसे आदिवासी हो गए या कोई भी जो अन्य लोग हैं, यानी यहाँ पे कुछ सीमा क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे जाना मना होता है, यानी तो वहाँ पे हम लोग उसको भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वहाँ पर क्या हो जाता है, कहीं पे जैसे भेदभाव पर प्रतिबंध तो लगा सकता है, यानी किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 15। और इसका मतलब अभिप्राय हो जाता है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दे सकता है। यानी इसका क्या अभिप्राय हो जाता है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हो गए या सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो तब। उदाहरण के लिए जैसे कि एक राज्य है अपने निवासियों के लिए जैसे शैक्षणिक शुल्क में छूट दे देता है, तो इसको हम लोग ये नहीं कह देते हैं कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी छूट दे रहा है तो उसके आधार पर। तो ये आर्टिकल 15 कुछ विशेष जो अपवाद हैं उनके स्वरूप में आपको देख रहे हैं। जैसे आर्टिकल 16 में कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, या आर्टिकल 15 में कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, या आर्टिकल 19 कहता है निवास की स्वतंत्रता, और हमें बता दिया जाता है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों में आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? वहाँ आदिमानी या जो आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं, या आदिवासी क्षेत्रों में हम लोगों को जाने को मना किया जाता है, यानी आम नागरिकों को जाने के मना किया जाता है। तो आप बोलो कि आर्टिकल 19 के तहत हमें स्वतंत्रता है कि निवास और घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो अनुसूचित जनजातियों के हित की सुरक्षा का विषय आ जाता है वहाँ पर, तो अनुसूचित जनजातियों के हित की सुरक्षा के लिए जो नागरिक हैं उन्हें वहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है, घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आप शोषण के विरुद्ध उसको नहीं ले सकते। ये एक तरह से ये एक पूरी परंपरा संपत्ति को बचाने के लिए एक जो कवच बनाया जाता है, एक तरह से एक सुरक्षा कवच। तो आप उस दृष्टि से, उस नज़रिए से उसको देखें। ये कोई भी भेदभाव नहीं होता कोई भी रहने के लिए। तो आपने देखा कि एकल नागरिकता
और एकल नागरिकता के प्रावधान में आपने देखा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और जो कुछ आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 15, 16 और 19, ये जो आर्टिकल हैं ये किसी भी भेदभाव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ये साक्ष्य प्रस्तुत किए गए आर्टिकल इसके खिलाफ कि ये जो है एकल नागरिकता, अगर आर्टिकल 15, 16 इनमें बात कही गई है कि समान नागरिकता समान सिविल सहायता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये पॉइंट रखे गए हैं कि ये अपवाद जो है ये किसी भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि ये नागरिकों के प्रति भेदभाव हो रहा है। तो ये तो आर्टिकल ये आपने नागरिकता के बारे में अध्ययन किया। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। और कुछ जैसे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, अगर देखा जाए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 था, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसमें समय समय पर जो है संशोधन हुआ करता है। समय समय पर कुछ नई सिफारिशें आया करती हैं कि यानी किसी जैसे भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उन्हें कैसे, यानी विदेशी जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कैसे नागरिकता दी जाए, तो इसके आधार पर इसमें संशोधन हुआ करता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जैसे PIO क्या होता है, PIO यानी भारतीय मूल के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIOs क्या होता है, अगर कहते हैं PIOs को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान उठा। PIOs क्या होता है, यानी पर्सन ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए PIOs को नागरिकता प्रदान किया, PIOs यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कुछ प्रावधान आया तो उसे PIOs कहा गया। जैसे कहा गया OCI कार्ड होल्डर, तो OCI क्या होता है, OCI कार्ड स्कीम क्या, OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, यानी OCI यानी भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर, ये स्कीम आई। तो यहाँ पर उससे यानी जो नागरिकता यानी कि विदेशी नागरिकों को कोई कार्ड होल्डर देना या कोई नागरिकता प्रदान करनी है, या भारतीय मूल के व्यक्ति PIOs हो गए तो उनको नागरिकता प्रदान करनी, ऐसे नाम जो आते हैं वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो सिफारिशें आया करती उनके उनमें जो संशोधन है, सिफारिश हैं या प्रावधान जो शामिल किए जाते हैं, उसके तहत जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो नागरिकता अधिनियम 1955 में सिफारिश के अनुसार जो प्रावधान शामिल किए जाते हैं वो हो जाते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर कोई भी एक्ट आता है, कोई भी अधिनियम या कुछ भी चीज़ पास हो जाती है, जैसे जो भी मुद्दा है NRC CAA जैसे ये भी, तो ये जो हैं ये आपको सब ये कहाँ मिल जाते हैं, ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो भी प्रावधान लागू किए जाते हैं उनमें आपको करंट का टॉपिक होता है, उससे रिलेट करके आपको पढ़ लेना होता है। तो आई होप आपने नागरिकता के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया और 5 से 11 आर्टिकल के बारे में आपने बहुत डीप नॉलेज लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।